सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जिन लोगों ने जीडीसी का फॉर्म अप्लाई किया है और जो जेई के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप जेई के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जीडीसी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जो जो एग्ज़ामों में पूछा गया है उसको मैं मैं बताने बताने वाला वाला हूँ, हूँ क्योंकि क्योंकि ये ये पेपर पेपर ऑफिशियल ऑफिशियल है। है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, आरआरसी या सीआर मैकेनिकल का पेपर है। तो देखिए, पहले जीएस से स्टार्ट करते हैं। जीएस कंप्यूटर है और जीके साइंस, ये चार टॉपिक इसमें मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, यूएसए या यूके। तो यहाँ करेक्ट आंसर है फ्रांस। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो आपको ये मालूम होगा कि जयपुर है, इसको गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को मापने का कार्य कौन करता है? तो ये कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और आगे है, विश्व विश्व बैंक बैंक का का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ कहाँ पे पे है? है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसमें है कमला हैरिस, इस समय अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मालदीव गणराज्य की मुद्रा पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है रियाल, रूपी, रिंगिट और एक है रूफिया। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे रूफिया है मालदीव गणराज्य की मुद्रा। तो बहुत सारे लोग इसमें रुपया मार के आए होंगे, लेकिन वो गलत है, रूफिया है। तो आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है? तो इसमें आपका दिया है कलपक्कम, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ को आपको आंसर करना है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए, पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका पोलो है, पोलो खेल से ये संबंधित है एजरा कप। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, केमिस्ट्री, चिकित्सा और भौतिकी में मिलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश क्या होगा? तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण एक क्या है? संपर्क बल है या गैर संपर्क बल है या चुंबकीय बल है या कोई नहीं? तो आपको मालूम होगा कि घर्षण एक संपर्क बल है, क्योंकि बिना संपर्क के घर्षण नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम चलते हैं तो घर्षण के माध्यम से ही चल पाते हैं। तो हम लोग का पैरों का संपर्क रहता है ज़मीन में। आगे चलते हैं, अगला है सापेक्ष घनत्व पूछा है कि बिना यूनिट का है या इसकी यूनिट दिया है, चार ऑप्शन। तो ये क्या होता है? सापेक्ष घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, घनत्व और घनत्व का रेशियो होता है, तो बिना यूनिट का हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करा, द्रव अवस्था या इसके विपरीत में बिना बदले सीधे ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन। तो जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता है उसको ऊर्ध्वपातन पदार्थ, जैसे कपूर हो गया, नौसादर। आगे चलते, इसमें कहा यम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो यम सेल में क्या होता है, देख सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, KLM और N। तो अगर पूछ दे कि K में कितना होगा या L या M में, तो ऐसे आपको निकालना है 2n² से। तो KLM तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 18।
फिर हो गया एक अशुद्ध शक्ति लगभग कितने के बराबर होती है, तो आपको ये पता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है 735.5 वाट भी होता है, तो कहीं कहीं मतलब ब्रिटिश में पूछता है और एक अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, तो आपको इसका बात का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का। Q/m रेशियो पूछा है, तो इसमें आपको Q/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा इन लोगों में से। फिर आगे चलते हैं। एक वस्तु को u मीटर पर सेकंड के वेग से h मीटर ऊपर 30 सेकंड में प्रक्षेपित किया जाता है, तब यह फिर प्रक्षेपण बिंदु के पास आ जाता है, तो नगण्य वायु प्रतिरोध को रखते हुए कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट 0 या औसत वेग 2h/t या फिर त्वरण 0 है या फिर अंतिम वेग 2u जबकि वस्तु प्रक्षेपण बिंदु तक पहुँचता है। तो अगर वो प्रारंभिक स्थान से फिर लौट आता है प्रारंभिक स्थान पे ही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विस्थापन यहाँ पे क्या है, टोटल 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 राइट आंसर होगा। अब आता है प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकेंड से अधिक है। तो इस बात को आपको क्वेश्चन को इसको याद कर लीजिए कि यदि मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच के समय का अंतराल 1/10 सेकेंड से अधिक है, तो वही आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तापमान में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आप एक ट्रिक याद कर लीजिए P प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो इससे आपको याद रहेगा कि अगर P बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो P घटेगा, P घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो इसका आंसर हो जाएगा DDT। DDT आपको याद रखना है। इसका शायद फुल फॉर्म होता है डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, ऐसे कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अब अगला है ग्लोबल वार्मिंग की घटना किससे संबंधित है, तो ये है द ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस प्रभाव से ये मतलब रिलेट करता है ये ग्लोबल वार्मिंग। फिर आ गया है ओजोन परत पर्यावरण के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हाँ, तो हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं इंग्लिश में समताप मंडल को, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, यस से स्ट्रेटो और यस से समताप, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्र में गीली और दलदली पट्टी को स्थानीय रूप से किस रूप में जाना जाता है, तो उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तराई। अगला क्वेश्चन है, CNG एक है पॉल्यूटेड फ्लू, क्लीन फ्लूड, हार्मफुल फ्यूल या फिर नन ऑफ द ऑप्शन, तो आपका ये होगा क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन है। CNG एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। CO2 द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित होते हैं, तो हो जाएगा आपको इंफ्रारेड रेडिएशन, औरक्त विकिरण। CO2 द्वारा औरक्त विकिरण अवशोषित होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है आपको मतलब अस्थमा की समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है इससे। नाइट्रोजन ऑक्साइड से मानव स्वास्थ्य पर यही फर्क पड़ता है कि अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। ये सारे क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित हैं, ऊपर जीके का था, ये पर्यावरण का आ गया, फिर कंप्यूटर का भी आएगा आगे। फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि को क्या कहा जाता है, तो इसमें दिया है फिल्ट्रेशन, आपका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन पदचिन्ह क्या है, तो इसमें आप देखें ऑप्शन दिया है क्या, एक जीवाश्म के रेडियोधर्मिता की माप, इस्तेमाल की गई सेल और बैटरी के कारण पर्यावरण प्रभाव, या मानव व्यक्तिगत आदि द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कुल हिस्सा, तो इसका यही होगा संगठन व्यक्तिगत आदि द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कुल हिस्सा। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है,
तो रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं हम लोग? भूकंप की तीव्रता। तो ये आपको याद रखना, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने खुद को मेटा के रूप में ब्रांडेड किया है? तो यहाँ पे अभी फेसबुक ने अपना नया नाम बदल लिया है, मेटा कर दिया है। तो ये आपको सबको मालूम होगा जो फेसबुक चलाते हैं। तो इसका फेसबुक राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। जीरो, ए कम्बिनेशन ऑफ जीरोस एस एंड फर्स्ट एस नॉट एक्सीड 8 बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। मतलब 0s और 1s के संयोजन जो 8 बाइनरी अंकों से अधिक ना हो तो क्या कहलाता है? उसको हम लोग बाइट बोलते हैं। अब आ गया, माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो ये होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संसाधक है? लैंग्वेज प्रोसेसर है? ये सभी लगता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथा, ऑल ऑफ द एबव। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो K7 नॉर्टन की खेल। तो ऑल ऑफ द एबव इसका भी ऑप्शन होगा क्योंकि सारे वही है। अब आगे, एक हैकर आपसे फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करता है और आपका पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग एक प्रक्रिया है जिससे हैकर आपके फ़ोन और ईमेल पे संपर्क करता है और आपका पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करता है, तो इसको आपका फिशिंग। HTML का पूर्ण रूप पूछा है, तो HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब एनिमल में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस इसमें से कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ALU, प्रिंटर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ALU। इनपुट डिवाइस नहीं है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वो आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रोसेस्ड डाटा कार्ड? तो प्रोसेस्ड डाटा कार्ड को आउटपुट बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। और किसी गैस में स्थिर दबाव पर ऊष्मा को जोड़ने से क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है कि इसकी मतलब केवल तापमान को बढ़ाने में होता है, इसकी केवल दबाव को बढ़ाने में होता है, इसकी आयतन को बढ़ाने में, या फिर इसकी तापमान और आयतन को बढ़ाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके तापमान और आयतन को बढ़ाने में। फिर दिया है सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस होता है, इसका मतलब हो जाएगा सहिष्णुता की द्विस्तरीय प्रणाली में सहिष्णुता की अनुमति है। तो हो जाएगा बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज, मतलब बोथ साइड्स ऑफ नॉमिनल साइज को, मतलब इन दोनों की अनुमति है टॉलरेंस बढ़ाने में। फिर क्या दिया है? प्रोजेक्शन बिल्डिंग इज ए। तो प्रोजेक्शन बिल्डिंग पूछा है क्या है? तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन बिल्डिंग एक मल्टी स्पॉट बिल्डिंग होता है। अभी देखते हैं, रुक क्यों गया भाई? प्रोजेक्शन बिल्डिंग, हाँ तो देखिए आ गया, प्रोजेक्शन बिल्डिंग एक है। तो ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस, मल्टी स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस। और थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? हट जा भाई। हाँ हाँ, अरे हट जा यार। हाँ, फिर दिया आर्क बिल्डिंग प्रोसेस यूज फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन दिया मल्टी स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस। अब दिया ब्रेजिंग में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स होता है। तो ब्रेजिंग में हम बोरेक्स यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ब्रेजिंग में बोरेक्स यूज किया जाता है फ्लक्स के रूप में। अब आगे हैं, एक रोटरी आंतरिक दहन इंजन में कितने सिलेंडर होते हैं? तो इसमें 7 होते हैं। एक रोटरी आंतरिक दहन इंजन में 7 सिलेंडर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि कैनेडी के प्रमेय के अनुसार यदि 3 पिंडों में समतल गतियां हो तो उनका तत्कालिक केंद्र कहाँ पर होता है? तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा। तो एक स्ट्रेट लाइन। अब अगला क्वेश्चन है, ये सारी मैकेनिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग का कार्य है। क्रिटिकल डैम्पिंग इज ए फंक्शन ऑफ।
हो जाएगा द्रव्यमान और स्टिफनेस, मतलब मास और स्टिफनेस का फंक्शन है ये, द्रव्यमान और कड़ापन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या R1 और R2 के दो पुली और x दूरी पर एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव को माध्यम से जोड़े गए हैं, तो बेल्ट की लंबाई, तो इसमें क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 2x, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक तार के यंग मापांक को तनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो तार की लंबाई को उसकी मूल लंबाई की तुलना में कितना तक बढ़ा देगा, तो सेम अमाउंट, इसका आंसर हो जाएगा द सेम अमाउंट, क्योंकि सेम अमाउंट में बढ़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ डीपली नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बस देख लेना है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, समान रूप से वितरित भार के लिए कैंटिलीवर का आकार क्या होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर पैराबोलिक, परवलयिक, इसका आंसर हो जाएगा कैंटिलीवर बीम के लिए अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो तो। अब अगला क्वेश्चन दिया, प्रत्याशा सीमा के भीतर विकृत होने पर बॉडी में संग्रहित ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है, तो होता है स्ट्रेन एनर्जी। और यही जो होता है क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है, मैक्सिमम ऊर्जा, मतलब मैक्सिमम प्रत्याशा सीमा के भीतर मैक्सिमम विकृति ऊर्जा, तो वो हो जाएगा प्रूफ रिजाइलेंस। अब आ जाएगा दो सामग्रियों के मॉड्यूलर अनुपात होता है, तो हो जाएगा देयर मॉडुलस इलास्टिसिटी, मतलब उनके प्रत्याशा मापांक को, मतलब ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अब स्टीम टरबाइनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टीम टरबाइनों का उपयोग मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि बड़ी समुद्री प्रणोदन विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता ही है, पंखे और ये विषय, तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन, भाप के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उष्मा का भट्टी में मुक्त होने वाली उष्मा के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा बॉयलर इफिशियंसी, इसका राइट आंसर। अब दिया, अवशोषण प्रणाली समान रूप से निम्नलिखित में से किस रिफ्रिजरेंट का उपयोग करती है, तो हो जाएगा आपका अमोनिया एब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन जो साइकिल होता है ये अमोनिया पे ही, मतलब अमोनिया इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। अब दिया अगला क्वेश्चन, एक टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो होता है 1 टन बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 24 घंटों में पिघलती है, तो प्रशीतन प्रभाव 210 किलो जूल प्रति मिनट के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथा लास्ट वाला। कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक में अनुप्रयोग पाते हैं, तो हो जाएगा द मेडिकल फील्ड, चिकित्सा हेतु मतलब इनका यूज किया जाता है कृत्रिम रेडियोधर्मी का। फिर आ गया, द रिफ्लेक्टर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज टू, मतलब परमाणु संयंत्रों में परावर्तक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन को वापस कोर में लौटाने हेतु इसका यूज किया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मोटरसाइकिल में इस्तेमाल की जाने वाली चेन का प्रकार कौन सा है, तो ये हो जाता है रोलर चेन, तो आप लोग जो चलाते होंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक रोलर चेन यूज होता है। अब आगे चलते हैं, तो दिया पतले सिलेंडरों में उत्पन्न हो प्रतिबल को व्यक्त किया जाता है, तो इसका मान होता है PD/2T, इसका राइट आंसर हो जाएगा PD पर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछेगा तो PD/40 होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ दे तो 8T होता है, PD/8T, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। क्लच की घर्षण सामग्री में क्या होना चाहिए, घर्षण का उच्च गुणांक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब तार की रस्सी में तार किसके अधीन होता है, तो टेंसाइल और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के अधीन होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कई बार रिपीट हो जाता है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम में। तो जिनका GDC का एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर देख लें इसको, और जो देने वाले हैं जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सब।
अब अगला देखते हैं क्वेश्चन दिया बकलिंग लोड किस पर मतलब निर्भर करता है। तो बकलिंग लोड स्लेंडरनेस रेशियो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी करता है, प्रस्ताव मापांक पे भी करता है। तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है। तो इसमें एंथ्रासाइट कोयले का ऊष्मीय मान उच्चतम होगा क्योंकि सबसे अधिक इसमें मात्रा कार्बन की रहती है और सबसे कम होता है किसमें, पीट कोयला में। सबसे लो कैटेगरी का कोयला पीट कोयला होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस नियम को प्रत्यास्थता का नियम कहा जाता है। तो हुक्स लॉ को कहा जाता है प्रत्यास्थता का नियम। चार ऑप्शन दिया है, बर्नौली, स्ट्रेस लॉ, हुक्स लॉ, पॉइजन लॉ। तो हुक्स लॉ इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। वे पदार्थ जिनमें सभी दिशाओं में समान लोचदार गुण होते हैं, मतलब कि द मटेरियल विच हैव सेम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो आइसोट्रोपिक इसको बोला जाता है। बहुत लोग इसको होमोजीनियस ऑप्शन मार के आते हैं, तो ये गलत है। आइसोट्रोपिक इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। वह गुण जिसके द्वारा कोई बॉडी बल हटाने के बाद अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि आप उसको खींचेंगे तो वो ऐसा ही आकार आ जाएगा, तो वो वापस नहीं आता उसमें। इलास्टिसिटी में ये होता है कि आप खींचेंगे और जैसे बल हटाएंगे वो वापस आ जाएगा, जैसे रबड़ हो गया, इलास्टिक होता है। फिर किस प्रक्रिया में एक ट्यूब के व्यास को एक सीमित डाई में बलपूर्वक कम या बढ़ाया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्वैगिंग। स्वैगिंग में क्या होता है कि एक मतलब ट्यूब के व्यास को एक सीमित डाई के बलपूर्वक कम या बढ़ाया जाता है। पेट्रोल इंजनों में वायु ईंधन का अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए, पेट्रोल में क्या होता है, कार्बोरेटर होता है जो एयर और फ्यूल को मिक्सर तैयार करता है और फिर सिलेंडर में भेजता है। और फिर कार्बोरेटर इज राइट आंसर हो गया। अब अगले आगे चलते हैं। हवाई जहाज में रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेंट है, तो ये इसमें एयर यूज होता है हवाई जहाज में। आप लोग इसका ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय मापक यंत्र नहीं है। तो कोणीय मापक यंत्र इसमें से माइक्रोमीटर कोणीय मापक यंत्र नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ऑटोकॉलिमेटर, साइन बार, बीवर प्रोटेक्टर ये सारे कोणीय मापक यंत्र हैं, बाकी माइक्रोमीटर नहीं है, ये याद रखना है। फिर दहन के बाद सिलेंडर में निकास गैसों को निकालने और सिलेंडर में ताज़ी हवा भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग में क्या होता है कि जो सिलेंडर में से निकास गैसों को निकाला जाता है और सिलेंडर को फिर ताज़ी हवा गैसों से भरते हैं, इस क्रिया को स्क्वेंजिंग कहते हैं। फिर जूल के नियम के अनुसार एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा मतलब किसका फलन होता है। तो ये आपको टेम्परेचर का फलन होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। अब आ गया कैड या कैम के मध्य आपसी संबंध होता है, तो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। इंजीनियरिंग एंड और कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम का नहीं मालूम है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। जड़त्वाघूर्ण की यूनिट क्या है। तो इसमें जड़त्वाघूर्ण की यूनिट हो जाएगी किग्रा मीटर स्क्वायर, क्योंकि होता है द्रव्यमान जड़त्वाघूर्ण एम आर स्क्वायर होता है, तो एम से किग्रा और आर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो किग्रा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला, किग्रा मीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। एक प्रत्यागामी भाप इंजन का पिस्टन और सिलेंडर क्या बनाते हैं। तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग, हाँ तो स्लाइडिंग हो जाना चाहिए, स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा स्लाइडिंग पेयर। अब दिया अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकतम उत्सर्जक पावर के लिए तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बेंस लॉ होना चाहिए। वेन्स के नियम के अनुसार वो होता है कि अधिकतम उत्सर्जक पावर के लिए तरंगदैर्घ्य वेन्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लें तो सही रहेगा।
और हर एक टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन तैयार करके जाएं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत ही टफ सिचुएशन आ जाती है, माइंड प्रेशर भी रहता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना, सही से करना है। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है और अच्छे से अपने तैयारी बना के जाइए और जीडीसी एग्जाम को आप लोग तोड़ के आइए। अब अगला क्वेश्चन करा है, डाल्टन का नियम कहता है कि गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन आता है, देखते हैं। हाँ, तो दिया है सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेज, क्योंकि हम लोग इसको तो 11वीं शायद 12वीं में पढ़े थे। पी बराबर P1 P2 P3 डैश 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 तक। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इन ए ओपन सिस्टम, मतलब खुली प्रणाली में क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, खुली प्रणाली में मास और एनर्जी दोनों का क्या होता है, फ्लो कर सकते हैं, मतलब क्रॉस कर सकता है। मास और द्रव्यमान दोनों ही प्रणाली की सीमा को पार कर सकते हैं। आइसोलेटेड में न मास करता है न ही द्रव्यमान करता है, और क्लोज में सिर्फ मतलब एनर्जी करता है और मास नहीं करता है। और आइसोलेटेड में न एनर्जी करेगा और न ही मास करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण निर्वात की स्थिति कब प्राप्त की जाती है, तो पूर्ण निर्वात की स्थिति आपको 0 केल्विन पे या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त किया जा सकता है। इसको आपको याद रख लेना है। इसको पूर्ण निर्वात की स्थिति इसी टेम्परेचर पे प्राप्त होगा, -273.16 डिग्री सेल्सियस या फिर बराबर 0 केल्विन। अब अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मा इंजन की ऊष्मीय दक्षता किस जिसका आउटपुट और इनपुट 5 किलोवाट और 10,000 जूल सेकेंड है, किसके द्वारा दिया है। तो इस ऊष्मीय दक्षता का मान क्या होता है, वर्क बटे इनपुट कर देंगे तो वर्क 5 किलोवाट है, तो इसको आप लोग वाट में बदल लेंगे तो 5,000 हो जाएगा, और बटे 10,000 है तो 5,000 बटे 10,000 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 100। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेस्ड एयर। मतलब क्या होता है, इसमें सिलेंडर में पहले क्या होता है, एयर को संपीड़ित किया जाता है और उसको टेम्परेचर पे जब ला लेंगे एकदम प्रज्वलित टेम्परेचर पे, तब उसमें धीरे से इंजेक्टर द्वारा डीजल को छिड़काव किया जाता है, तो उसमें वो काम करने लगता है इंजन। आइसो ऑक्टेन क्या है, तो आइसो ऑक्टेन इट्स ऑक्टेन नंबर इज 100, मतलब कि इसकी ऑक्टेन संख्या 100 है, तो इसी को आइसो ऑक्टेन कहा जाता है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल इंजन के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है एन हेप्टेन, शायद इसका 0 होता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब दिया कंप्रेसर में हवा को संपीड़ित करने की प्रक्रिया होती है, तो मुझे तो लग रहा है कांस्टेंट प्रेशर होना नहीं चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम भी नहीं है, तो हो जाएगा पॉलीट्रॉपी। पॉलीट्रॉपी में कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेसर में हवा को संपीड़ित करने की प्रक्रिया होती है, पॉलीट्रॉपी प्रोसेस। फिर आगे चलते हैं, अधिक ऊर्जा कीड़ों को अवशोषित करने वाली बॉडियाँ क्या होती हैं, तो ब्लैक बॉडी होती है, मतलब ऊर्जा वो कीड़ों को अधिक मात्रा में ऊष्मा कीड़ों को अवशोषित करती है, और वाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब द फिनोमिनन ऑफ हीट ट्रांसफर इज अकॉर्डेड विथ, मतलब ऊष्मा हस्तांतरण की घटना, वो थर्मोडायनेमिक का सेकंड रूल है, क्लासेस और केल्विन का, तो वो हो जाएगा आपका ऊष्मा हस्तांतरण की घटना, तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। अब आगे चलते हैं, और क्लासियस के नियम पे ही वो रेफ्रिजरेटर काम करता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ दिया है क्वेश्चन। लगभग 500 डिग्री सेल्सियस वाले भाप के तापमान को किसके द्वारा मापा जाएगा, तो आपको यहाँ पे थर्मोकपल के द्वारा माप सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस वाले भाप के तापमान को। एक पायरोमीटर का होता है, तो पायरोमीटर से शायद 6,000 डिग्री सेल्सियस तक मतलब मापते हैं शायद टेम्परेचर। सूर्य के किरणों का टेम्परेचर उसी, मतलब सूर्य के किरणों नहीं, जिससे क्या बोलते हैं, जो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है वो पायरोमीटर होता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 900 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्नोट चक्र पर काम कर रहे उष्मा इंजन की दक्षता होगी। तो 900 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 - 300/900 करेंगे 1 - 300/900 तो हो जाएगा 1/3। तो 1 - 1/3 मतलब 66.66 हो जाएगा इसका। नहीं 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 गलत आंसर हो रहा है। ओहो हाँ ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा जैसे 900 डिग्री सेल्सियस है तो पहले इसको 273 इसमें भी जोड़ेंगे और 300 में भी 273 जोड़ेंगे। उसके बाद जो 1 - 900 में अगर 273 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 2 11 1173 बटे 573 इस तरह करके लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं उस मतलब केल्विन में बदलना पड़ेगा तब आएगा। फिर है प्रणाली की एंथैल्पी में परिवर्तन के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। तो प्रणाली में एंथैल्पी में परिवर्तन के दौरान हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है। तो इस आपको ध्यान रखना है। आगे एक आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया हमेशा क्या होती है रिवर्सिबल और एडियाबेटिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। अब आगे चलते हैं। अब बस 9 क्वेश्चन और है, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पूर्ण थर्मोडायनेमिक संतुलन में शुद्ध पदार्थ की एंट्रॉपी परम शून्य तापमान पर शून्य हो जाती है। तो इस कानून को किस रूप में जाना जाता है, मतलब कि इस नियम को किस रूप में, तो थर्मोडायनेमिक का जो थर्ड लॉ है इसको थर्ड लॉ को ही कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा कानून कहता है कि इस एक ही दबाव और तापमान किसी में समान आयतन में रहने वाली गैसों की समान आणविक भार होते थे। एवोगाद्रो का नियम है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9 10 में ही है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। यदि सभी बलों को क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती हैं तो बलों को क्या कहा जाता है, इसको संरेखीय बल कहते हैं, को लीनियर फोर्सेस। अगर ऐसा कहता है कि एक ही रेखा पर कार्य कर रही है और एक ही प्लेन में है तो तब दूसरा ऑप्शन हो जाता है, तो हो जाता है आपका कोलिनियर और मतलब समतली में क्या कोप्लेनर भी बोल देते उसको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रेखा पूछा है तो कोलिनियर फोर्सेज। पॉलिश की गई सिल्वर बॉडी की कुल उत्सर्जन ब्लैक बॉडी की तुलना में ऑप्शन दिया मच हायर मच लोअर एज द सेम एज फिर लोअर, तो इसका हो जाएगा मच लोअर, बहुत निम्नतर। अब आगे देखते हैं। एब्जॉर्बिविटी एंड एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी और इक्वल। किसी बॉडी की अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन बराबर होते हैं तो इसका हो जाएगा आंसर एक विशिष्ट तापमान पर एट वन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन बराबर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान की तुलना में रॉकेट के प्रवेश द्वार पर वायु का वेग होता है, तो ये तो नहीं होता है, शून्य होना चाहिए। तो वायुयान की तुलना में रॉकेट के प्रवेश द्वार पर तो ऑप्शन है दूसरा शून्य। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट 3 क्वेश्चन और बचा है, 4 क्वेश्चन। तो हो जाएगा ए जेट इंजन है ये। एक जेट इंजन में प्रोपेलर एट द टॉप, नो प्रोपेलर एट ऑल, प्रोपेलर इन फ्रंट, प्रोपेलर ऑन द साइड। तो ये मतलब जेट इंजन में प्रोपेलर नहीं लगा होता है। प्रोपेलर एक प्रकार का शाफ्ट होता है, तो ये इंजनों में नहीं लगा रहता है, तो नो प्रोपेलर एट ऑल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। सरल लोलक के आवर्तकाल को दुगना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान को आधा करना पड़ेगा, नहीं गलत है। पेंडुलम की लंबाई को आधा नहीं, पेंडुलम की लंबाई को 4 गुना, हाँ ये राइट। पेंडुलम की लंबाई को 4 गुना करेंगे तभी लोलक आवर्तकाल दुगना होगा, क्योंकि ये वाला पांजी होता है रूट में, तो 4 अगर रूट में जाएगा तो बाहर निकल के आएगा 2, तो वो दुगना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के तल पर स्पर्शरेखी रूप में कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा शियर स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल। तो इस तरह से आपका जीडीसी का जो प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर है, मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो भी मैकेनिकल से अगर जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये ज़रूर देख के उनको जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।